हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। जैसा कि आप जानते हैं, आज की क्लास हिंदी पेडागोजी की क्लास है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया गया है। हिंदी पेडागोजी की क्लास है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया गया है। टॉप 15 क्वेश्चंस लिया गया है। इसमें आज की क्लास में टॉप 15 क्वेश्चंस लिया गया है। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। और आज की क्लास में थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चंस है और मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करिए उसे। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि टोटल 15 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना स्कोर बना। ओके, और ये वीडियो कैसा लगे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? त्रुटियां भाषा के नियमों की अपर्याप्त जानकारी का परिणाम है। बी ऑप्शन, त्रुटियां बच्चे के सीखने की प्रक्रिया और उसके द्वारा बनाए जा रहे नियमों का संकेत है। सी ऑप्शन, त्रुटियों को तुरंत शुद्ध करना प्रभावी भाषा अधिगम की अनिवार्य शर्त है। ऑप्शन डी, बार बार होने वाली त्रुटियां मुख्यतः अभ्यास की कमी को दर्शाती है। अभ्यास की कमी को दर्शाती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। त्रुटियां बच्चों के सीखने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उसके द्वारा बनाए जा रहे नियमों का एक संकेत है। तो ये आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्यों नहीं सही है? त्रुटियां भाषा के नियमों की अपर्याप्त जानकारी का परिणाम है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। अपर्याप्त जानकारी का परिणाम नहीं है। त्रुटियों को, सी ऑप्शन में क्या है? त्रुटियों को तुरंत शुद्ध करना प्रभावी भाषा अधिगम की अनिवार्य शर्त है। नहीं, त्रुटियों को अगर हम बच्चों के सामने तुरंत उसे शुद्ध करेंगे तो फिर वो दोबारा पूछने में हिचकिचाएंगे। उन्हें कोई एग्जाम्पल दे करके एक आसान भाषा में समझाना है ताकि वो दोबारा पूछने में हिचकिचाए नहीं। और डी ऑप्शन में क्या है? बार बार होने वाली त्रुटियां अभ्यास की कमी को दर्शाता है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा कहानी पढ़ने के बाद उसमें दी गई सूचनाओं को दोहरा सकता है, लेकिन पात्रों के व्यवहार के कारणों का अनुमान नहीं लगा पाता। क्या दिया है? एक बच्चा कहानी पढ़ने के बाद उसमें दी गई सूचनाओं को दोहरा लेता है, सूचनाओं को वो दोहरा लेता है, लेकिन पात्रों के व्यवहार के कारणों का अनुमान नहीं लगा पाता है। जो कारण का अनुमान नहीं लगा पाता है उसे मुख्यतः किस प्रकार के पठन अभ्यास की आवश्यकता है? ऑप्शन ए, सस्वर पठन। ऑप्शन बी, शब्द पहचान। ऑप्शन सी, अनुमानात्मक एवं व्याख्यात्मक पठन। ऑप्शन डी, गहन उच्चारण अभ्यास। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करते चला करिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सस्वर पठन? नहीं, ये गलत हो जाएगा। बच्चा सस्वर पठन आराम से कर ले रहा है। पठन अभ्यास की आवश्यकता है, मुख्यतः किस प्रकार के पठन अभ्यास की आवश्यकता है वो मुझे बताना है। शब्द पहचान? नहीं, ये भी नहीं। बच्चा शब्द की पहचान कर ले रहा है तभी तो सस्वर पठन कर पा रहा है। और सी ऑप्शन क्या है? अनुमानात्मक एवं व्याख्यात्मक पठन। यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका सही हो जाएगा कि अनुमानात्मक एवं व्याख्यात्मक पठन। कारणों का अनुमान नहीं लगा पाता है, उसे मुख्यतः किस प्रकार के पठन अभ्यास की आवश्यकता है? तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी क्या है? गहन उच्चारण अभ्यास। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाना सर्वाधिक उचित है? बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग किस प्रकार सर्वाधिक उचित है? ए ऑप्शन, केवल कठिन शब्दों के अनुवाद तक सीमित रखा जाए। बी ऑप्शन, लक्ष्य भाषा सीखने में उसे बाधा मानकर धीरे धीरे समाप्त किया जाए। सी ऑप्शन, बच्चे के पूर्व भाषाई ज्ञान को नई भाषा से जोड़ने के संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए। डी ऑप्शन, केवल उन बच्चों के लिए प्रयोग किया जाए जो लक्ष्य भाषा में कमजोर हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों के पूर्व भाषाई ज्ञान को नई भाषा से जोड़ने के संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाए। ओके, बहुभाषिक जो कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो नई भाषा से जोड़ने के संसाधन के रूप में करना चाहिए उनके पूर्व भाषाई ज्ञान को। ओके, और ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है? केवल कठिन शब्दों के अनुवाद तक सीमित रखा जाए। नहीं, ये गलत हो जाएगा। एक तो इसमें केवल जो निगेटिव टैग वर्ड दे दिया है, इससे भी पता चल जाता है कि ये ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन में क्या है? लक्ष्य भाषा सीखने में उसे बाधा मानकर धीरे धीरे समाप्त किया जाए। नहीं। डी में क्या है? केवल उन बच्चों के लिए प्रयोग किया जाए जो लक्ष्य भाषा में कमजोर है। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा।
इसमें भी केवल शब्द दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भाषा के प्रामाणिक प्रयोग को सर्वाधिक बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए, दिए गए शब्दों से 5-5 वाक्य बनाना। ऑप्शन बी, व्याकरणिक संरचनाओं को देखकर उनका अनुकरण करना। ऑप्शन सी, वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित संवाद तैयार कर प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी, पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ लिखना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें क्या दिया हुआ, गतिविधि भाषा के प्रामाणिक प्रयोग को सर्वाधिक बढ़ावा देती है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, वास्तविक परिस्थिति पर आधारित संवाद तैयार कर प्रस्तुत करना, क्योंकि ये एक प्रामाणिक प्रयोग रहेगा। ओके, ए ऑप्शन में क्या है, दिए गए शब्दों के 5-5 वाक्य बनाना, नहीं, ये गलत हो जाएगा। व्याकरणिक संरचनाओं को देखकर उनका अनुकरण करना, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और डी क्या है, पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ लिखना, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, वास्तविक परिस्थिति पर आधारित संवाद तैयार कर प्रस्तुत करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, शिक्षक किसी कहानी को बीच में रोक कर पूछता है, आपके विचार से अब पात्र क्या करेगा और क्यों? यह प्रश्न मुख्यतः किस क्षमता का आकलन करता है? ऑप्शन ए, तथ्यात्मक स्मृति। ऑप्शन बी, भाषाई शुद्धता। ऑप्शन सी, अनुमान एवं तर्क के आधार पर अर्थ निर्माण। ऑप्शन डी, पाठ में निहित शब्दावली की पहचान। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तथ्यात्मक स्मृति नहीं, भाषाई शुद्धता ये भी नहीं, अनुमानात्मक एवं तर्क के आधार पर अर्थ निर्माण करना, यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी क्या है, पाठ में निहित शब्दावली की पहचान, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्यों सही है? क्योंकि इसमें बच्चे आपके विचार से अब पात्र क्या करेगा और क्यों, इसमें बच्चे क्या करेंगे, उसमें अनुमान लगाएंगे, तर्क के आधार पर अर्थ निर्माण करेंगे। ओके, तथ्यात्मक स्मृति नहीं होगा, भाषाई शुद्धता भी नहीं होगा, तो सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 60वां नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में व्याकरण सिखाने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा माना जाएगा? व्याकरण सिखाने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा माना जाएगा? ऑप्शन ए, पहले नियम बताकर बाद में उदाहरण देना। ऑप्शन बी, नियमों की परिभाषाएं याद करवाकर प्रयोग कराना। ऑप्शन सी, अर्थपूर्ण भाषाई संदर्भों से नियम खोजने और प्रयोग करने के अवसर देना। ऑप्शन डी, व्याकरणिक त्रुटियों को प्रत्येक गतिविधि में तत्काल सुधारना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अर्थपूर्ण भाषाई संदर्भों से नियम खोजने और प्रयोग करने के अवसर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी विचारों को मौखिक रूप से प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। कैसे? मौखिक रूप से अपने विचारों को, परंतु लिखते समय उसे व्यवस्थित नहीं कर पाता है। शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, अधिक सुलेख अभ्यास करवाना। ऑप्शन बी, कठिन शब्दावली याद करवाना। ऑप्शन सी, विचारों की रूपरेखा बनाकर उन्हें क्रमबद्ध करने का अभ्यास करवाना। ऑप्शन डी, प्रत्येक अशुद्ध वाक्य को दोबारा लिखवाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विचारों की रूपरेखा बनाकर उन्हें क्रमबद्ध करने का अभ्यास करवाना। ओके, इसमें क्या है, मौखिक रूप से प्रभावी ढंग से तो बच्चा व्यक्त कर लेता है, लेकिन लिखते समय व्यवस्थित नहीं कर पाता है। बस सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिक सुलेख अभ्यास करवाना नहीं, कठिन शब्दावली याद करवाने से नहीं होगा, प्रत्येक अशुद्ध वाक्य को दोबारा लिखवाने से भी नहीं होगा, विचारों की रूपरेखा बनाकर उन्हें क्रमबद्ध करने का अभ्यास करवाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, भाषा का सतत आकलन सबसे अधिक उपयोगी कब होता है? सतत आकलन, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सतत आकलन कहते किसे हैं। सतत मतलब लगातार, आकलन मतलब जांचना। ओके, तो ए ऑप्शन क्या है, जब प्रत्येक गतिविधि को अंक प्रदान किए जाएं। ऑप्शन बी, जब प्राप्त जानकारी के आधार पर शिक्षण और अधिगम की अगली रणनीति तय की जाए। ऑप्शन सी, जब विद्यार्थियों को उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। ऑप्शन डी, जब लिखित परीक्षाओं की संख्या बढ़ाई जाए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ध्यान देना है कि सतत आकलन पूछा है, भाषा की सतत आकलन सबसे अधिक उपयोगी कब होता है? बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जब प्राप्त जानकारी के आधार पर शिक्षण और गतिविधि की अगली रणनीति तय की जाए, उसे क्या कहते हैं? सतत आकलन कहते हैं। क्योंकि सतत आकलन मीन्स हम आपको बताएं कि सतत मीन्स लगातार और आकलन मीन्स जांचना। ये ऑप्शन क्या है, जब प्रत्येक गतिविधि को अंक प्रदान किए जाए, नहीं,
सभी गतिविधियों को अंक प्रदान किया जाना ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी में क्या दिया है, जब विद्यार्थी को उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। नहीं, किसी भी बच्चे को उसकी उपलब्धियों के आधार पर अलग नहीं करना है, वर्गीकृत नहीं करना है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी क्या है, जब लिखित परीक्षाओं की संख्या बढ़ाई जाए। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। भाषा की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित रचनाओं को शामिल करने का प्रमुख शैक्षिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की शब्दावली में अधिकाधिक वृद्धि करना। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तक को अधिक आकर्षण बनाना। ऑप्शन सी, विविध अनुभवों के प्रति समझ को विकसित करते हुए भाषा अधिगम को समृद्ध करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को विभिन्न संस्कृतियों से संबंधित तथ्य याद करवाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट आंसर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करना मत भूलिएगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विविध अनुभवों के प्रति समझ विकसित करते हुए भाषा अधिगम को समृद्ध करना। ओके, जो विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे हैं जो शामिल, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों की शब्दावली में अधिकाधिक वृद्धि करना। नहीं, पाठ्य पुस्तक को अधिक आकर्षण बनाना, ये भी नहीं, विद्यार्थियों को विभिन्न सांस्कृतिक से संबंधित तथ्य याद करवाना, ये भी नहीं, रोड लर्निंग प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं करना है, तो सी आपका सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थी किसी कविता की शिक्षक द्वारा बताई गई व्याख्या से अलग किंतु पाठ संगत व्याख्या प्रस्तुत करता है। शिक्षक की सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए, मानक व्याख्या को ही स्वीकार करना। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये जो ही दिया हुआ है, केवल, मात्र ही, ये सब क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन बी, विद्यार्थी से अपनी व्याख्या के समर्थन में पाठ से प्रमाण देने को कहना। यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विद्यार्थी से अपनी व्याख्या के समर्थन में पाठ से प्रमाण देने को कहना, ये आपका सही हो जाएगा। सी क्या है, व्याख्या को गलत मानकर सही अर्थ लिखवाना। नहीं। ऑप्शन डी, परीक्षा की दृष्टि से प्रचलित व्याख्या याद करने की सलाह देना, ये भी गलत हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि को देखकर उसमें जो प्रचलित है उसकी व्याख्या को याद करवाना, ये सलाह नहीं देना है, तो बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। किसी बच्चे के लेखन का पोर्टफोलियो मुख्य रूप से शिक्षक को किसकी जानकारी देता है? ऑप्शन ए, किसी एक समय पर बच्चे की उपलब्धि। ऑप्शन बी, अन्य बच्चों की तुलना में उसकी स्थिति। ऑप्शन सी, समय के साथ उसके लेखन में आए विकास और सीखने की प्रक्रिया। ऑप्शन डी, केवल उसकी व्याकरणिक त्रुटियों की संख्या। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि पोर्टफोलियो कहते किसे हैं। तो पोर्टफोलियो उसे कहते हैं कि किसी भी बच्चों का उसके काम, उपलब्धियों, अनुभव या फिर कौशल का जो व्यवस्थित संग्रह होता है, उसे ही पोर्टफोलियो कहते हैं। एक पोर्टफोलियो जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट्स की तरह होता है। ओके, इसमें बच्चों का जो काम है, उपलब्धि है, उनका अनुभव कैसा है, कौशल जो भी है, उसमें एक व्यवस्थित संग्रह व्यवस्थित क्रम में दिया रहता है, उसे ही पोर्टफोलियो कहते हैं। ओके, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समय के साथ उसके लेखन में आए विकास और सीखने की प्रक्रिया। ए ऑप्शन में क्या है, किसी एक समय पर बच्चे की उपलब्धि। नहीं, किसी एक समय पर बच्चे की उपलब्धि को नहीं दिया जाता है। बच्चों ने पिछली क्लास में क्या कैसे किया है, वो सारी चीजें भी इस पोर्टफोलियो में दिया रहता है। अन्य बच्चों की तुलना में उसकी उपस्थिति। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, केवल उसकी व्याकरणिक त्रुटियों की संख्या। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। उसमें केवल व्याकरणिक त्रुटियों की संख्या नहीं दिया रहता, उसमें बच्चों का अनुभव, कौशल, स्किल, काम और उपलब्धि सब कुछ दिया रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। भाषा अधिगम में स्कैफोल्डिंग का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? कौन सा है? ऑप्शन ए, शिक्षक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्वयं बताता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, शिक्षक संकेत और आवश्यक सहायता देकर बच्चों को स्वयं कार्य पूरा करने की ओर ले जाता है, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका सही हो जाएगा। इसका फोल्डिंग का सबसे उपयुक्त उदाहरण यही है। सी क्या है, शिक्षक कमजोर बच्चों के लिए कार्य को पूरी तरह सरल कर देता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक समान अतिरिक्त अभ्यास देता है, ये भी गलत हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सारे क्वेश्चन कैसे रहे और ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी की आलोचनात्मक पठन क्षमता का सर्वाधिक प्रभावी आकलन करेगा? आलोचनात्मक पठन। ऑप्शन ए, कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या
था, ये गलत हो जाएगा। आलोचनात्मक पठन क्षमता का सर्वाधिक आकलन इसमें नहीं हो पा रहा है। बी क्या है, कहानी में कुल कितने पात्र थे, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, लेखक ने समस्या को जिस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है क्या आप उससे सहमत हैं, अपने तर्क दीजिए। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। बच्चे इसमें आलोचनात्मक पठन क्षमता के बारे में बताएंगे। इस ऑप्शन में पता चल रहा है कि लेखक ने समस्या को जिस दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है क्या आप उससे सहमत हैं, अपने तर्क दीजिए। यस, बच्चे इसमें अपने तर्क देंगे, ये सबसे प्रभावी आकलन होगा। ओके। डी ऑप्शन क्या है, कहानी की 5 प्रमुख घटनाएं क्रम से लिखिए, नहीं ये भी नहीं होगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, भाषा कक्षा में समूह कार्य का वास्तविक उद्देश्य तब पूरा होता है जब ऑप्शन ए सभी बच्चे एक ही उत्तर लिखकर प्रस्तुत करें, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी प्रत्येक समूह का सबसे सक्षम बच्चा कार्य पूरा करे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी विद्यार्थी विचारों का आदान प्रदान करते हुए सहयोग से अर्थ और ज्ञान का निर्माण करे। यस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो विद्यार्थी अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए सहयोग से अर्थ और ज्ञान का निर्माण करे, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समूह कार्य का वास्तविक उद्देश्य बताना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी क्या है, शिक्षक प्रत्येक समूह को उत्तर की निश्चित रूपरेखा प्रदान करें, ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षक बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय विषय वस्तु, विचारों का संगठन, भाषा प्रयोग, शब्दावली और प्रस्तुतिकरण के लिए अलग अलग मानदंड निर्धारित करता है, यह किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए समग्र मूल्यांकन, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक रूब्रिक, ऑप्शन सी मानक संदर्भित परीक्षण, ऑप्शन डी निदानात्मक परीक्षण। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आंसर करिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में क्या है, समग्र मूल्यांकन, नहीं समग्र मूल्यांकन नहीं होगा, क्योंकि समग्र मूल्यांकन में पूरे लेखन को एक इकाई के रूप में देकर एक समग्र निर्णय लेना ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लेखन क्षमता का आकलन करते समय विषय वस्तु, विचारों का संगठन, भाषा प्रयोग, शब्दावली और प्रस्तुतिकरण को अलग अलग मानदंड निर्धारित करता है, जबकि समग्र मूल्यांकन में पूरा एक इकाई के रूप में देखा जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, विश्लेषणात्मक रूब्रिक। यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विश्लेषणात्मक रूब्रिक मतलब एनालिसिस रूब्रिक का मतलब क्या होता है कि इसमें हर मानदंड के लिए अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है, उसका एनालिसिस किया जाता है। विषय वस्तु कैसा है, विचारों का संगठन कैसा है, भाषा प्रयोग कैसा है, शब्दावली कैसा है और प्रस्तुतिकरण कैसा है। ओके, हर मानदंड के लिए अलग अलग मूल्यांकन किया जा रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, विश्लेषणात्मक रूब्रिक। बी आपका सही हो जाएगा। सी क्या है, मानक संदर्भित परीक्षण, नहीं ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मानक संदर्भित परीक्षण में क्या होता है कि विद्यार्थी की तुलना दूसरे विद्यार्थियों से किया जाता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। डी क्या है, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण का मतलब क्या होता है कि विद्यार्थी की जो कमजोरी है, समस्या है, उसको पहचानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि लेखन क्षमता का आकलन करते समय विषय वस्तु, विचारों का संगठन जो भी है ये सब, उसका अलग अलग मानदंड निर्धारित करना, ये किसका उदाहरण है, तो ये विश्लेषणात्मक रूब्रिक का उदाहरण है, एक एनालिसिस रूब्रिक का उदाहरण है, तो बी आपका सही हो जाएगा। तो ये रहे टोटल आपके 15 क्वेश्चन। तो टोटल 15 क्वेश्चन में से आप लोगों का कितना स्कोर बना, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।